आज हम लोग बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, जो कि बेसिकली वो लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जो कि इंश्योरेंस हम देख सकते हैं कि दो टाइप से होता है कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पैसा देते हैं, मरने के बाद आपको पैसा मिलता है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस आता है। तो इस तरीके से इसको वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे और मोटा मोटी 10 चेकलिस्ट पैरामीटर पे बात करेंगे, और 10 चेकलिस्ट के आधार पे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन हो इसमें पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन हमेशा पूछनी चाहिए, और जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और जो भी है कमेंट्स आप इसमें कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इनमें सबसे पहला है कि इंश्योरेंस कंपनी में मुझे हम लोगों को देखना क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखेंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखेंगे, एंड फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, ऑपरेशन एफिशिएंसी कैसी आ रही है, एंड मार्केट पोजीशन कितना मिल रहा है उनको। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो आती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, CSR। आप कोई भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, चाहे वेदर इट इज़ SBI, वेदर इट इज़ LIC, तो क्लेम सेटलमेंट आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कर रहा है, यानी क्लेम कितने आ रहे हैं, और उसमें आपको टोटल क्लेम कितने हो गए हैं, और उसने आपको सेटलमेंट कितना कर दिया है। तो उस रेशियो को क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहते हैं, और ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो कस्टमर रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको 95% से एवब होनी चाहिए, और जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आदमी को पैसा दे रही है, ये चीज़ का इंडिकेशन होता है। और ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो LIC के केस में देख सकते हैं 96% है। और सबसे बढ़िया अगर देखेंगे तो मैक्स लाइफ 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो कर रहा है, इसलिए मैक्स का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो उस हिसाब से इनको एनालाइज कर सकते हैं। अभी क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर देखा जाए, इसको कंपेरिजन करना है, अगर आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट, तो कंपनी के साइड्स पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिलता है, और अपने स्टॉक के अंदर भी मिलेगा। लेकिन आपको एक्चुअली इसकी डेटा को एनालाइज करना है, तो IRDA के साइट पे जाकर करके क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं। जैसे मैक्स लाइफ के केस में हमने बोला 21-22 के कंडीशन में मैक्स लाइफ ने 99.34% CSR किया है, क्लेम को सेटल किया है। इस हिसाब से टॉप मोस्ट कंपनियों में ये आती है। पहले LIC हुआ करती थी क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अब बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर आ गई है, तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंप्रूव हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं। अगर आप LIC लेने जाते हैं और LIC के स्टॉक को सेलेक्ट करना है, किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना है, सॉल्वेंसी रेशियो, क्या कंपनी के पास में इतना फंड और पैसा है कि आपके पास को आपके डेट को अगर एक ही बार सभी लोग आ गए, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम देने के बाद आपके क्लेम को सेटल कर पाए। तो उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो रुकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेट आपके एसेट जो है और उसके लायबिलिटी के अगेंस्ट में कितनी होती है। अगर आपका एसेट 200 रुपया है और आपकी लायबिलिटी आ रही है 100 रुपया, तो 100 को 200 से डिवाइड करेंगे तो करीब 100% आता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो आपके पास में हमेशा लायबिलिटी कम आनी चाहिए, आपकी एसेट करीब 1.5 गुना से ऊपर होना चाहिए RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिसके कारण बोलता है नेट सॉल्वेंसी रेशियो को 1.5 होना चाहिए, या फिर 150%, परसेंट वाइज बात करें 150% से ऊपर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जितना ऊपर होगा कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो, वो कंपनी उतनी स्ट्रांग मानी जाती है। देखिए सॉल्वेंसी रेशियो IRDA के मैट्रिक्स में देखें 1.5 सॉल्वेंसी रेशियो होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी का सॉल्वेंसी 2 से एबव है तो एक अच्छा माना जाएगा, 200 या 200%। तो रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबिलिटी। जैसे कि अगर देखेंगे आपको LIC की कंडीशन में 200% का सॉल्वेंसी रेशियो निकल करके आता है। और सॉल्वेंसी रेशियो को सबसे बढ़िया अगर देखेंगे तो बजाज अलायंस का मिलेगा फर्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो, ये करीब करीब 5 के आसपास आता है, यानी 500% के आसपास आता है। जैसा कि यहाँ डेटा देख सकते हैं, हाउ टू एनालाइज सॉल्वेंसी रेशियो, आइडिया के अकॉर्डिंग बजाज अलायंस का सॉल्वेंसी रेशियो ये देख सकते हैं 5.67 इंडिकेट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। तो अगर सॉल्वेंसी रेशियो भी आपको किसी भी LIC को सेलेक्ट करने के पहले देखनी चाहिए, उसी तरह स्टॉक को भी सेलेक्ट करनी चाहिए। ये कस्टमर एंड स्टॉक होल्डर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट मैनेज्ड। और जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू करती है, जो पूरा मैनेजमेंट कितने की एसेट कर रही है, ये निकल करके आता है टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट मैनेजमेंट बाय द इंश्योर्ड इंक्लूडिंग द प्रीमियम एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा ले रही है तो चाहे तो आपको एक चीज़ें इंश्योर कर रही है, और आपको
15 सालों के बाद कुछ अपर फिक्स सालों के बाद कुछ प्रीमियम भी के तौर पे दे रही है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो वो अपने मार्केट में माल इन्वेस्ट करती है। तो दोनों ही पैसा एएमयू के थ्रू आता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो एएमयू कितना आ रहा है और उसमें ग्रोथ रेट क्या है, उस हिसाब से देखते हैं। तो एएमयू का डेफिनेशन ये हो गया। अब एएमयू के हिसाब से देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कंपनी जो एएमयू के लिए है, जो एलआईसी निकल करके आती है, और एलआईसी 51.2 लाख करोड़ का एएमयू हैंडल करती है। यानी वो मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, आपको इंश्योर भी करती है, दोनों हिसाब से। तो एएमयू को हम लोग कैसे देखेंगे? एएमयू को हम लोग को देखेंगे ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। आपकी कंपनी जिस भी स्टॉक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एएमयू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, टू इस एक्सपेंशन। चाहे जैसे कि अभी टाटा एआईजी का एएमयू देखेंगे, कोविड के बाद टाटा एआईजी का एएमयू सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग रिकवरी किया है। तो एएमयू में पहले गिरावट आई थी, और टाटा एआईजी का एएमयू 21% के हिसाब से ग्रो किया है। चेक मैट्रिक्स क्या है? एएमयू के बारे में अगर देखा जाए तो 10 से 15% का आपको जो स्टॉक को पिक कर रहे हैं, 10 से % का एएमयू को ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर एसेट क्वालिटी के अकॉर्डिंग है। तो हमने 3 पॉइंट को एसेट क्वालिटी चेक करने के हिसाब से हमने स्टॉक्स का और कंपनी का हमने चेक कर लिया। थर्ड पॉइंट आता है मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू ऑफ द न्यू बिजनेस, वैल्यू ऑफ द न्यू बिजनेस मार्जिन क्या है? वैल्यू ऑफ द न्यू बिजनेस मार्जिन किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, इसमें हमको देखना है। तो वैल्यू ऑफ द न्यू बिजनेस मार्जिन का डेफिनेशन का तौर पर देखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन है न्यू पॉलिसी होल्डर को जिस हिसाब से सोल्ड किए हैं, उसका एक कैलकुलेशन आता है, जिसमें का परसेंटेज आप निकालते हैं एनुअल प्रीमियम के अकॉर्डिंग। यानी न्यू बिजनेस के हिसाब से कितने लोग हैं जो एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं, यानी एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, एक एपीई। तो वीएनबी निकालने के लिए एपीई निकालना ज़रूरी है, और एपी एनुअल प्रीमियम कितना दे रहे हैं, उसमें प्रॉफिट क्या आ रही है, तो न्यू बिजनेस मार्जिन उसके अकॉर्डिंग आता है। न्यू बिजनेस मार्जिन कितनी होनी चाहिए? वो हायर देन होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए न्यू पर। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है। और एसबीआई लाइफ का रिपोर्ट अगर देखें तो वीएनबी मार्जिन देखेंगे 26.8% है, यानी 20% के ऊपर हम लोगों को न्यू बिजनेस मार्जिन पकड़ कर करके चलना है। यानी अगर आपके न्यू इंश्योरेंस जिन्होंने रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसमें करीब करीब आपको सभी खर्चा काट कर करके आपको 20% के ऊपर की मार्जिन आनी चाहिए। चूँकि आपका नए साल में किसी भी तरीके से आपसे इंश्योर करवा लिया, तो उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम बचता है, चूँकि बहुत सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट हो जाते हैं, एजेंट को चार्जेस हो जाता है, और बहुत सारे पेपर चार्जेस हो जाते हैं, तो उसमें मार्जिन थोड़ा कम रहता है। तो न्यू बिजनेस में एटलीस्ट आपका 20% होनी चाहिए। चूँकि एसबीआई सेकंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, एसबीआई के साथ कोलैबोरेशन के होते के साथ में भी है, तो इसलिए इसके न्यू बिजनेस मार्जिन 26% को देखने को मिल रहा है। तो न्यू बिजनेस मार्जिन को एनालाइज कैसे करेंगे? इसको क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे हम लोगों को आपके एनुअल रिपोर्ट में या स्टॉक के पैरामीटर में देखना पड़ेगा कि इनका न्यू बिजनेस मार्जिन ऑपरेशन एफिशिएंसी को शो करेगा और ये किस तरीके से बढ़ रहा है। वीएमएवाई आपका 20% से ऊपर होना चाहिए फॉर द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इंश्योरेंस के हिसाब से। आपका न्यू इंश्योरेंस आ गया। न्यू इंश्योरेंस 1 साल के अंदर में आपने नए इंश्योरेंस को ले लिया, उसका आपने एनालिसिस कर लिया, उसका पोजीशन पकड़ लिया कि 20% उसमें मार्जिन मुझे आना चाहिए जितने लोग इंश्योरेंस में दाखिल हो रहे हैं। तो अब दूसरा बात आता है कि अगर इंश्योरेंस दे रहे हैं तो परसिस्टेंसी रेशियो क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस के केस में, जो भी इंश्योरेंस के केस में, आपके लाइफ से नॉन लाइफ की नहीं बात कर रहा हूँ, ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंप्लीमेंट होगा। तो परसिस्टेंसी रेशियो क्या है? परसिस्टेंसी रेशियो कि वो रेशियो है जिसमें हम लोग 2 कैटेगरी में उस प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं, 13 मंथ और 61 मंथ, यानी 1 साल 1 महीना और 5 साल 1 महीना में जो भी इंश्योरेंस वाले पब्लिक इंश्योरेंस का पैसा जो आ रहा है वो 1 साल तक कंटिन्यू टिक रहा है कितना, और 5 साल तक कितने दे रहे हैं, यानी 1 साल तक कितने लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उसमें से कुछ छोड़े तो नहीं है, डिसकंटिन्यू तो नहीं हुआ है। उस स्ट्रेंथ को, इफिशिएंसी को देखने के लिए परसिस्टेंसी रेशियो को हम लोग देखते हैं। तो अब हाई परसिस्टेंसी रेशियो आपको देखना पड़ेगा। अगर 1 साल से एक 13 महीना और 61 महीना का कैलकुलेशन देखें तो परसिस्टेंसी रेशियो हमारी हाई होनी चाहिए। तो परसिस्टेंसी रेशियो कितना होना चाहिए? तो परसिस्टेंसी रेशियो 85% से ऊपर होना चाहिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर आईसीआईसीआई का देखते हैं, परसिस्टेंसी रेशियो 89.8% है। आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस पोटेंशियल, तो इसका परसिस्टेंसी 89.8% है परसिस्टेंसी रेशियो। अगर आप अब बोलेंगे कि 1 महीने का परसिस्टेंसी रेशियो आपने देख लिया, 11 महीने का, तो अब 61 महीने का परसिस्टेंसी रेशियो, कोई बंदा अगर पैसा जमा कर रहा है तो 61 महीने तक कंटिन्यू उसी रफ्तार में
प्रीमियम जो आ रहा है वो आएगा, वैसा ज़रूरी नहीं है जो कि 11 महीने में आ रहा है। तो वो परसिस्टेंसी रेशियो 61 महीने के लिए के कंडीशन में क्या होगा, तो इसकी रेशियो 60% से ऊपर देखनी चाहिए कि 60% लोग एटलीस्ट वो प्रीमियम को 5 साल से कंटिन्यू दे रहे हो, कंसिस्टेंसी आ रही हो, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ माना जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं बेंच मार्क के थ्रू 13 मंथ का परसिस्टेंसी रेशियो एबव द 85, 80 और 85। बहुत सारे केसेस में आपको 85 से ऊपर मिलेगा, बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा कम मिलेगा। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो परसिस्टेंसी रेशियो हो गया। तो नेक्स्ट इफिशिएंसी रेशियो हम लोगों ने बात कर ली, परसिस्टेंसी रेशियो। तो हमारे 5 रेशियो कवर्ड हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस जैसा वर्ड से समझ में आ रहा है, कोई चीज़ एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खर्च करने का रेशियो क्या है? कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही कंपनी तो पूरी पैसा इसका प्रीमियम अमाउंट खर्च में, प्रीमियम को सेटलमेंट प्रीमियम के खर्च में जाता है, चाहे तो स्टाफिंग कॉस्ट हो, मार्केटिंग कॉस्ट हो, या किसी एजेंट के थ्रू हम प्रीमियम को दे रहे हैं जो डायरेक्ट मेन कोर बिजनेस में नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इंश्योरेंस को दे रहे हैं, तो उसमें खर्च होता है। खर्च होने का के रेशियो को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, यानी खर्च कितनी कर रही है अपने एक प्रीमियम को प्रोवाइड कराने के लिए, उस रेशियो को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और एक्सपेंस रेशियो देखेंगे हम लोग, निकालेंगे कितना निकल करके आना। एक्सपेंस रेशियो का पोजीशन देख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ एक ऑप्टिमम डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो अब ये एक्सपेंस रेशियो अच्छी होनी चाहिए और 20% से ऊपर होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो जो उसमें खर्च करते हैं। और एक्सपेंस रेशियो को किस तरीके से कंट्रोल करना है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करानी है, डिजिटलाइज करना है इंश्योरेंस को, जिसके कारण आपका एक्सपेंस रेशियो, स्टाफिंग कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इसमें कम आएगा। तो तो सिक्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर और थर्ड इफिशिएंसी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो 20% इज द आइडियल, और उससे कम हो तो ज़्यादा बेटर है। और ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस रेशियो में गिरावट दिखनी चाहिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इनोवेशन। अब जो भी लाइफ इंश्योरेंस के मामला में बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर की है और नॉन प्राइवेट सेक्टर की भी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो कैसा है, डाइवर्सिफाई है कि नहीं। उनका जो इंश्योरेंस है यूपीआईएल जो है, यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, यूनिट लिंक प्लान हम लोग बहुत बार लेते हैं। तो यूनिट लिंक प्लान में आपको रिटर्न कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। उस प्लान में का पेंशन प्लान बहुत सारा होता है, बहुत सारा उसमें राइडर उसमें कब कंडीशन है कि नहीं, तो उस तरीके की चीज़ें आपको चलेगी। तो अब जैसे कि और वो लाइफ इंश्योरेंस का शेयर मार्केट क्यों खा रहा है, तो एचडीएफसी ने बहुत सारे फ्लेक्सिबल प्लान रखे हैं और ऑनलाइन के अगर प्लान लेंगे तो उसमें डिस्काउंटेड दे रहे हैं, जिसके कारण इनके मार्केट शेयर एक्वायर करते जा रहे हैं। उस तरीके से आपका बिजनेस मॉडल में बहुत सारे प्लान का वैराइटीज़ होनी चाहिए और राइडर ऐड करने का ऑप्शन होनी चाहिए, और ऑनलाइन प्लान ज़्यादा मिले और उसमें ऑनलाइन लेने से मुझे फ़ायदा डिस्काउंट हो, जिसके कारण आपका स्टाफिंग कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो भी कम आए और पब्लिक को जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम देना पड़े। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, 8 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मार्केट शेयर एंड ब्रांड रेपुटेशन। कोई भी इंश्योरेंस की पोजीशन को देखना है तो ब्रांड रेपुटेशन एंड मार्केट शेयर देखना पड़ेगा। जैसे एलआईसी का अपनी ब्रांड है, 50-55% एलआईसी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 55% स्टेक पकड़ा हुआ है और करीब करीब 51 लाख करोड़ का मार्केट शेयर इनका मार्केट कैप के हिसाब से है। तो उस हिसाब से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट शेयर में एलआईसी एक नंबर पे जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैक्स लाइफ भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैक्स लाइफ का क्यों मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इनका एससीआर यानी आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग। अब आईआरडीआई के अकॉर्डिंग आप किसी का भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी एक्चुअल देख पाएंगे और कंपनी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, दोनों को कंपेरिजन करना पड़ेगा। अब मार्केट शेयर किनका बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है। तो मार्केट शेयर बढ़ने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, चाहे तो उसकी आईआरडीआई के साइड पे देखिए, चाहे कंपनी के इटसेल्फ साइड पे देखिए मार्केट शेयर के हिसाब से एक्वायर कर रही है, ये दोनों को वेरीफाई करना है। तो पॉलिसी बाजार के भी साइड पे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द स्टॉक सिलेक्शन के लिए देखेंगे आरओई। आरओई मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी पैरामीटर के लिए, की पैरामीटर है आरओई। आरओई प्राइस टू वर्क वैल्यू, इस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास होनी चाहिए, तो ज़्यादा नियर हो। 1, 2, 1, 3, 5 का हम लोग रेशियो पकड़ते हैं। 1 से 3 आपका 1 से बिलो हुआ तो लो आरओई, लो प्राइस टू बुक है। 1 से 3 है तो मीडियम है और 3 से 5 है तो हायर प्राइस टू बुक है। उस हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा। और आरओई आपको लेना पड़ेगा कितना, 12 से 15 का आरओई कंसिडर करना पड़ेगा स्टॉक में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने बोला 12 की आरओई देखिए, प्राइस टू बुक देखिए। अब उसको एनालाइज करने का तरीका है कि क्या, कि प्राइस टू बुक बिलो देन 3 होनी चाहिए,
स्टॉक का और आरओई 15 के ऊपर हो या 12 से ऊपर हो। देन 10th इंपॉर्टेंट पैरामीटर का देखेंगे इंश्योरेंस एंड लास्ट पैरामीटर है जो कि वैल्यूएशन से रिगार्डिंग है, जो वैल्यूएशन हम लोग सबसे लास्ट में लेते हैं। तो वैल्यूएशन में एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है, एम्बेडेड वैल्यू एंड प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। तो एम्बेडेड वैल्यू एक वो वैल्यू है, एक एडिशन है कि नेट वर्थ का एंड फर्दर प्रॉफिट का, नेट वर्थ एंड फर्दर प्रॉफिट दोनों को जोड़ देंगे, इट इज कम द प्रेजेंट वैल्यू। तो वो दोनों का वैल्यू आ जाएगा, और उस वैल्यू को अगर आप प्राइस और एम्बेडेड वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो मार्केट प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू या मार्केट पर कैप टू एम्बेडेड वैल्यू इक्वल होता है, तो वो आपका प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आ जाएगा। तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू क्या देखना है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू में, चूंकि 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 ये एक ऐसा रेशियो है जिससे आपको वैल्यूएशन करते हैं, तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू लो होनी चाहिए। तो हर कंडीशन में हम लोग को प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू कितना लेंगे, तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू हम लोगों को 2 से कम रखनी चाहिए। ये हमको अंडर वैल्यू का एक सिग्नेचर साइन देखने को मिलता है। तो प्राइस तो बेंचमार्क के थ्रू देख सकते हैं प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आपको दो से नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग 10 की पॉइंट्स पे किसी भी एलआईसी स्टॉक का, किसी भी इंश्योरेंस स्टॉक का, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी 1 2 3 है। इफिशिएंसी मैट्रिक्स है, वैल्यूएशन मैट्रिक्स में पी निकाल लिया, पीबी निकाल लिया, एनिमेटेड वैल्यू देख लिया तो वैल्यूएशन आ गया। देन आपका इफिशिएंसी के थ्रू आरओई देख लिया हमने, इफिशिएंसी के थ्रू आरओई हमने देखा है। देन का एम्बेडेड वैल्यू निकालना देखा है आपको। बिजनेस मॉडल के हिसाब से इनका फंडामेंटल रेशियो देखेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के थ्रू कि बिजनेस किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट शेयर एंड टू ब्रांड रेपुटेशन देखेंगे। देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं हम लोग। देन एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं, यानी स्टाफिंग कॉस्ट पे कितना खर्चा करिए, 20 से वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा परसिस्टेंसी रेशियो देखेंगे। परसिस्टेंसी रेशियो नथिंग बट है आपके 11 मंथ और 61 मंथ में कितने % आपके इंश्योरेंस अमाउंट अपने प्रीमियम दे के जा रहे हैं, यानी ये 80 टू 60%, 80% होना चाहिए, 45% होना चाहिए 13 मंथ के लिए, 61 मंथ के लिए आपका ये 60% से ऊपर होनी चाहिए। देन आपका वैल्यू न्यू बिजनेस वैल्यू देख रहे हैं, न्यू बिजनेस वैल्यू आपका 20% से अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग देखते हैं एएमयू की वाई टू ग्रोथ होना चाहिए, और इसमें ग्रोथ रेट 10 से 15% हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी 1.5 से आरबीआई गाइडलाइन आईडीआरडी के गाइडलाइन के अनुसार 1.5%, 1.5 रेशियो होनी चाहिए, या फिर 150% से ऊपर, यानी हम लोगों को 200 से ज़्यादा कंसिडर करनी है इसमें। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग ने फाइनल पैरामीटर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, जो 95% से ऊपर होनी चाहिए। जो 10 पैरामीटर के थ्रू फ्रेंड्स आप लोग एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, जो भी क्वेश्चन इसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं।